हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो और आप ऑलरेडी रेडी हो हमारे एक बिल्कुल न्यू सेशन के लिए, जो कि हम मीडियम ऑफ फ्रेजेस पर सेशन नंबर 3 होस्ट करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है, इससे पहले हमने 2 सेशंस कर रखे हैं और हम अभी वकाब की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास आज का थर्ड सेशन है ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस का। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वकाब के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बाद जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक बनता है ना, सेकेंड ईजीएस्ट, वो कौन सा बनता है? वो इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का ही बनता है। और इससे पहले आपने 2 सेशंस को ऑलरेडी अटेंड कर लिया हमारे, और आपको ऑलरेडी बताया कि कितना इजी है इडियम्स ऑफ फ्रेजेस से मीनिंग्स को गेस करना। ये स्कोरिंग पोर्शन रहता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 सेशन से आपको बता ही रहा हूँ कि आपको इडियम्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है, और उसके बाद जो मीनिंग निकलेगा ना, समवट वही मीनिंग है, क्योंकि इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का मतलब ही क्या है? इनका मीनिंग ही प्रैक्टिकल थिंग से निकला है ना। तो इडियम्स का मतलब ही यही है कि जो हम चीज़ें प्रैक्टिकली करते थे उनको हम डिनोट अब किसी और सेंस में कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करो, एग्जांपल्स को सोचो अपने माइंड के अंदर। उससे जो आपको हिंट्स मिलेंगे वो आपके इडियम्स और फ्रेजेस के मोस्ट ऑफ द टाइम मीनिंग्स ही निकलते हैं। तो गाइस, एज यू गाइस ऑलरेडी नो, आई एम विकास लाइव विद यूसी लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको इस सेशन में कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है, आपको वेरियस क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है, अपनी पॉइंट रीजनिंग जीएस सब कुछ चेक करनी है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली हम क्विज़ेस को होस्ट करते रहते हैं। और अगर आपको अपने नोट्स वगैरह भी चाहिए तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वो आपको यहीं घर पर लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अपने आंसर्स मुझे साथ साथ कॉमेंट्स में देते रहना। मैं आपके कॉमेंट्स देखूंगा, जब ये वीडियो एयर होगी तो मैं साथ साथ रिप्लाई भी करूँगा आपको। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्या बनता है आज के लिए। तो देखिए हमारे पास क्या है। सॉरी। जो 41 से 45 है, आपको पता है इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन तक तो वैरी लिया था ना। तो ये हमारे पास है सीजीएल की फर्स्ट सीटिंग 2013 में एक आई हुई ईडीएम। मुझे इसका मीनिंग बताना है। ईडीएम क्या है? विलेजर्स ऑलवेज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो इसमें आपको इसका मीनिंग बताना है। ईडीएम है कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। ओके, सो आपको इसका मीनिंग बताना है, तो सोचिए क्या होगा। टू स्पीक अबाउट स्पेड्स, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, टू कॉल समवन अ स्पेड, और टू स्पीक इल अबाउट समवन। तो आप बताइए क्या होगा। तो अगर आपको इसमें गेस करना है तो देखिए, कॉलिंग अ स्पेड दैट मीन्स एक स्पेड को हम क्या कह रहे हैं? स्पेड ही कह रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर समवट मीनिंग तो ऐसा ही है कि हम एक एक्चुअल थिंग को, जो वो है ना, हम वही चीज़ बोल रहे हैं। मतलब उस चीज़ को, उस थिंग के नेम के साथ हम कोई टैम्परिंग नहीं कर रहे, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। तो जो उसका नेम है उसको एक्चुअली वही कह रहे हैं। सो दैट मीन्स हम वहाँ पर कोई चीज़ को हाइड नहीं कर रहे, है ना, छुपा के नहीं बोल रहे ना कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं है। हम बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं कि ये स्पेड है तो ये एक स्पेड ही है। तो उसका मीनिंग क्या है? हम सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, है ना, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कोई बात बोलना। और कॉलिंग अ स्पेड का मीनिंग भी यही होता है कि जब आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना कुछ छुपाए वैसे ही बोल दो जैसे वो है, तो आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो ना, आप घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड की गई बात को बोलते हैं कॉलिंग अ स्पेड। तो आपको ऑलरेडी पता है स्पेड्स क्या होते हैं, कार्ड्स के अंदर ही होते हैं ना। ये कार्ड्स की एक टाइप भी होती है, तो स्पेड वैसे भी होता है। तो एक स्पेड को स्पेड कहना मतलब जो चीज़ जैसी है उसको वैसी कहना। स्पीकिंग अबाउट अ स्पेड हो नहीं सकता था। टू कॉल समवन अ स्पेड, किसी को स्पेड बुलाना, ये भी नहीं होगा। किसी के बारे में बुरा बोलना जनरल सेंस में, ये भी नहीं होगा, है ना। एक आधा पर्सन तो बोल भी सकता है, क्या सभी विलेजर्स किसी एक पर्सन के बारे में बुरा बोलेंगे मिलके? हो ही नहीं सकता। तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट कर देते। बचता भी आपके पास क्या? बी ऑप्शन। और यहाँ से मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया था कि एक थिंग को उसके एक्चुअल नेम से कॉल करना, दैट मीन्स कोई चीज़ ना छुपाना और एग्जैक्टली वही बात बोलना। तो स्पीकिंग इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। 42nd। Marty broke a dining room window and had to face the music when her father got home. मार्टी ने क्या किया? खेलते खेलते क्या हुआ उससे ना, डाइनिंग रूम की विंडो टूट गई, और अब उसको क्या करना पड़ रहा है? अब उसको म्यूजिक को फेस करना पड़ रहा है। व्हेन अ फादर गॉट होम, मतलब जब उसके पापा घर आए ना, तो उसको म्यूजिक को फेस करना पड़ा। अब म्यूजिक को फेस करने का मीनिंग क्या होगा? म्यूजिक क्या होता है? एक ऐसी चीज जो आपके लिए प्लीजेंट है ना। अब आप सोचेंगे कि एक ऐसी साउंड जो हमें प्लीजिंग लग रही है, तो उसका क्या होगा? ऑप्शन से देखो। accept the punishment, listen carefully, ask a lot of questions, और listen to music।
क्या फेस द म्यूजिक को लिसन टू म्यूजिक कर सकते हो? फेस द म्यूजिक का मतलब क्या? देखो यहाँ पे ना आपको मीनिंग ऐसे ही बताता हूँ। सपोज करो म्यूजिक प्ले हो रहा है कहीं डिस्टेंस में, या सपोज करो म्यूजिक प्ले हो रहा है, आप ना घर पे बैठे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, और आपके साथ वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसने बहुत लाउडली म्यूजिक प्ले किया हुआ है। अब उस सेंस में समझना, जब आप अपने मर्जी से म्यूजिक सुनोगे वो तो लिसन हो जाएगा, है ना। आपको जबरदस्ती जब कोई चीज सुनाई जाएगी तो वो क्या है, आप उसको फेस कर रहे हो ना, जबरदस्ती कर रहे हो, तो दैट मीन्स वो जो म्यूजिक है वो उस टाइम पर आपकी नेसेसिटी नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। वो चीज़ आपको तब भी मिल रही है। अब ऑप्शन से हिंट ले लो, और यहाँ से आपको क्लियरली पता ही चल रहा था कि उसने विंडो तोड़ी है तो उसको गुस्सा तो मिला ही होगा, तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, एक्सेप्ट द पनिशमेंट। और फेस द म्यूजिक का मीनिंग भी ये होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा डांटा जाए, स्कोल्ड किया जाए, जब आपकी स्कोल्डिंग की जाए, बहुत ज़्यादा आपको डांट पड़े, आपकी गलती बताई जाए, तो जो स्कोल्डिंग होगी वो फेस द म्यूजिक होगा। लिसन द म्यूजिक, लिसन टू द म्यूजिक अलग होता है, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई काम करोगे। फेस द म्यूजिक क्या है, अपनी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना। समझ गए? बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे तो मीनिंग ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास सेंटेंस ऑलरेडी है। तो आप सेंटेंस पढ़ के गेस भी कर सकते थे कि उसके पापा उसको डांटेंगे, तो ये ऑब्वियस केस था। लिसन टू म्यूजिक होगा नहीं, उसने मतलब विंडो का ग्लास तोड़ा है, तो क्वेश्चंस तो वो पूछेगी नहीं, और ऐसी कोई बात है तो केयरफुली हो सकता था, बट यहाँ पर तो फेस द म्यूजिक है, तो यहाँ पे उसकी चॉइस नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं सुनेगी, तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनता, ए ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था। आई होप इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, हमारे पास 43rd में क्या है, बहुत सिंपल सिंपल लेके आया हूँ मैं। देखिए सॉरी, टू प्ले द सेकेंड फिडल, टू प्ले सेकेंड फिडल, सबसे पहले बात आई फिडल क्या होता है। फिडल ना वायलिन को ही कहते हैं, वायलिन का एक इम्पोलाइट नेम कह लो या एक सेकेंड नेम कह लो, फिडल वायलिन ही होता है, ठीक है। वायलिन पता है ना क्या होता है, एक तो एक्चुअली गिटार होता है और एक छोटा होता है, तो वायलिन वो होता है जिसमें हम समवट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ स्ट्रिंग लगी होती है, उससे प्ले करते हैं उसको, ठीक है। वायलिन आपने देखा ही होगा। तो इसमें आपको बताने कि इसका मीनिंग क्या होगा। टू प्ले सेकेंड फिडल, इस वर्ड पर ध्यान देना। सेकेंड, सेकेंड मतलब आपको पता ही है, सेकेंड मतलब दूसरा फिडल, दूसरा वायलिन बजाना। टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्दी, टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, टू टेक सबऑर्डिनेट रोल, और टू डू बैक सीट ड्राइविंग। अब आप बताइए क्या होगा। टू प्ले सेकेंड फिडल मतलब टू बी हैप्पी और चेयरफुल और हेल्दी, मतलब या तो बिल्कुल ठीक ठाक होना, या किसी के सीनियर की इंपॉर्टेंस को कम करना, या एक सबॉर्डिनेट रोल लेना, या बैक सीट ड्राइविंग करना, मतलब सपोर्ट में बैठना। तो आप बताइए सबॉर्डिनेट रोल, सबॉर्डिनेट क्या होता है? सबॉर्डिनेट होता है मतलब किसी का फॉलोअर या सेकंड, समझ गए ना। एक पर्सन और उसके साथ वाला सबॉर्डिनेट मतलब उसके सेकंड पर्सन। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि आप सेकंड फिडल बना रहे हो, मतलब आप सेकंड वायलिन बजा रहे हो। कहने का मतलब एक वायलिन तो ऑलरेडी चल रहा है, उसके सपोर्ट में आपने दूसरा वायलिन स्टार्ट किया ना, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप एक सबॉर्डिनेट रोल ले रहे हो, है ना। मतलब आप लीड में नहीं हो, बट आप सेकंड लीड में हो, मतलब किसी के सपोर्ट में हो, तो सबॉर्डिनेट रोल इसका करेक्ट आंसर होगा, और वही इसका आंसर था। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, इसमें आपको कोई ज़्यादा डाउट नहीं है ना, बहुत सिंपल से थे। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या। 44th, why are you jumping down my throat? I wasn't even in the house when it happened. बोले जा रहे कि क्या तुम मेरे मतलब मेरे थ्रोट से, मतलब मेरे थ्रोट को क्यों पकड़ रहे हो, जंपिंग डाउन माई थ्रोट, मतलब मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो या मेरे को क्यों डांट रहे हो, मैं तो घर पे भी नहीं था। जंपिंग डाउन माई थ्रोट मतलब वो आपको ही पकड़ रहा है, आपका ही गला दबा रहा है, तो उस सेंस में आप क्या कहोगे, कोई आपका गला दबा रहा है, तो एक सेंस में क्या, फिगरेटिवली तो मतलब ये हुआ ना कि कोई आप पर ब्लेम डाल रहा है, तो इसका क्या बनेगा आप बताइए। रनिंग अवे, मेकिंग ए जोक, स्कूल्डिंग मी, और फोर्सिंग मी टू ईट, बताइए क्या होगा। यहाँ पर आप कह रहे हो कि आप मेरे ऊपर ही क्यों चढ़ रहे हो, जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मतलब क्या है, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। अब जैसे सपोज करो आप घर पे बैठे हो, कोई ये कंटिन्यूसली आपको डांट ही जा रहा है पर्सन, जैसे सपोज करो आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आपको डांट पड़े, तो आप ये कहते हैं ना मेरे ऊपर क्यों चढ़ी जा रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऊपर चढ़ने वाली सेंस में क्या है, सभी आपको डांट रहे हैं ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, सी ऑप्शन, है ना। बहुत सिंपल सा था। अब कोई भी आपके नेक तक आएगा, मतलब आपके थ्रोट तक आएगा, आपका गला कब पकड़ेगा वो, अगर जंपिंग डाउन में थ्रोट आए तो वो आपका थ्रोट कब पकड़ेगा, जब वो कैसे है, एंग्री है ना आपसे। और यहाँ पर आपको हिंट में क्या मिला है कि आप तो घर पर भी नहीं थे जब वो चीज़ हुई, दैट मीन्स आप वहां पर थे ही नहीं, आपको फिर भी कोई एंग्री है आपसे, आप पर गुस्सा कर रहे, तो गुस्सा कर रहे तो ऑब्वियसली कर क्या रहा है वो, डांट ही तो रहा है आपको। बहुत सिंपल सा था। आई होप आप इसका मीनिंग समझ गए होगे, इसमें आपको ज़्यादा कोई डाउट नहीं है ना।
फर्स्ट फोर तो आज के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल से थे। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। आई एम आउट ऑफ माई विट्स। अब देखो ये भी है सीजीएल की फर्स्ट सिटिंग 2013 में, और पूछा गया आपसे कि आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयरफॉर आई कैन नॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। आई एम आउट ऑफ माई विट, नॉट इंटेलिजेंट इनफ, ग्रेटली कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस विदाउट पावर, टोटली इग्नोरेंट। तो आप बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिंट्स लेते हैं। पहले तो यहाँ पे सेंटेंस ही समझते हैं। आई एम आउट ऑफ माई विट्स, अभी इसके लिए यहाँ पर ना एक ब्लैंक डाल लो, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या। आगे क्या, देयरफॉर आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे एकदम से नहीं ढूंढ पा रहा, मतलब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है ना, तभी आप इमीडिएटली एक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे ना। अब आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा और एक पर्सन का इडियट होना, दोनों में डिफरेंस है ना। अब जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ही पिक करता हूँ, नॉट इंटेलिजेंट इनफ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है तो उसका ब्रेन काम ना करे या वो सॉल्यूशन ना ढूंढ पाए? ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं है। यहाँ पर बोला क्या गया है कि आई एम आउट ऑफ माई विट्स। अब विट क्या होता है? विट होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या होगा, आपकी जो लिमिट है आप उससे बाहर हो, है ना। आउट ऑफ माई विट्स मतलब जितनी आपकी समझ है आप उससे बाहर हो, दैट मीन्स आप क्या हो, अभी आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, है ना। आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे कि आसपास क्या हो रहा है, इसीलिए आपके पास उस सिचुएशन को सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका नहीं है। दैट मीन्स आप अभी क्या हो, क्या आप इग्नोरेंट हो? ऐसा तो है ही नहीं, आप तो ध्यान दे रहे हो पर आपके पास सोल्यूशन नहीं आ रहा। हेल्पलेस विदाउट पावर, क्या आप हेल्पलेस हो पावर के बिना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नॉट इंटेलिजेंट इनफ, क्या आप इंटेलिजेंट नहीं हो इसीलिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे? पर यहाँ पर तो बात हो रही है कि एकदम से नहीं ढूंढ पा रहे, है ना। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता कि जो इंटेलिजेंट ना हो काम ना कर पाए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको आइडिया लगता जाएगा ना कि क्या हुआ है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपके पास, ग्रेटली कंफ्यूज। और आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या होता है, जब आप पजल्ड हो, जब आप पजल्ड हो, आप कोई बात को समझ नहीं पा रहे, मतलब आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे कि उसको कैसे किया जाए। आपको पता है कि करना क्या है पर आपको उस टाइम पर नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। तो आउट ऑफ माई वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटली कंफ्यूज। बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अच्छा यहाँ पर मुझे ये बताओ, रैन आउट ऑफ मनी, इसका मीनिंग क्या होगा? रैन आउट ऑफ मनी, इसका क्या मीनिंग होगा? ही रैन आउट ऑफ मनी, बताइए। आउट ऑफ मनी मतलब रैन आउट ऑफ मनी क्या होगा, पैसे से भाग गया या पैसे से कमी? मतलब वो क्या हो गया था, वो एम्प्टी हैंडेड था, उसके पास जो पैसा था वो खत्म हो गया था। दैट मीन्स वो क्या था, वो ब्रोक था। समझ गए? एक ब्रोकन मैन और एक ब्रोक, अब ब्रोक, दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रोकन मैन और ब्रोक में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? देखिए ब्रोकन मैन एक ऐसा पर्सन होगा जो ना सैड है ना, डिसहार्टेंड है, सैड है। ब्रोक का मीनिंग क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो पुअर है, जिसके पास मनी नहीं है। समझ गए? तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, और याद रखिए अगर आपको पेपर में बोला जाता है कि एक पर्सन ब्रोक है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, वो टूटा हुआ नहीं है, वहां पर वो गरीब वाली सेंस में बोला गया। समझा? तो ये वो भी है। चलिए आगे देखें हमारे पास 46 में गए, बहुत सिंपल सिंपल है। ये सेकेंड सिटिंग में था 2013 में, और आपको बोला गया हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। हार्ड वर्क, ज्यादा हार्ड वर्क, पेज का मतलब उसके वो, मतलब वो आपको एक रिजल्ट तो देता है, पेज ऑफ होता है ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हार्ड वर्क पेज ऑफ मतलब जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको कभी ना कभी तो मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मीनिंग क्या है? अब यहाँ पे इसको सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं मैराथन और स्प्रिंट की, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैराथन होती है लॉन्ग डिस्टेंस की, स्प्रिंट होती है कुछ 100 मीटर्स या 200 मीटर्स बेसिकली मीटर्स में, और ये होती है किलोमीटर्स में, है ना। मैराथन तो ऐसे ही होते हैं। अब ये बताओ इनको जीतने के लिए क्या है, मैराथन में एक पर्सन को जीतने के लिए वॉक करना होता है ना। वहां पर ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना तेज चल रहा है, ये मैटर करता है कि कौन लास्ट तक उसने वॉक किया, है ना। मैराथन का तो मीनिंग यही है। स्प्रिंट में क्या होता है, स्प्रिंट में आपकी स्पीड मैटर करती है,
जितना तेज आप भागेंगे उतना जल्दी आप जीतेंगे, है ना। अब ये बताओ, आप हार्डवर्क कर रहे हो, क्या इस पे ये ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही आपने हार्डवर्क किया आपको साथ के साथ उसका रिजल्ट मिल जाए? ऐसा तो नहीं है ना। अब जैसे सपोज करो अपने यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं, एग्जाम की कंसीडर कर लेते हैं। सभी हार्डवर्क करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो क्या होता है, क्या ऐसा है कि आप सिर्फ 1 मंथ पढ़ेंगे तो आपको उसी के साथ सक्सेस मिल जाए? ये तो श्योरिटी नहीं है ना। मैटर क्या करता है कि आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, रिजल्ट को छोड़ के कि आपकी आउटकम कैसी है, अगर आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हो तो कभी ना कभी वो हार्डवर्क आपको सक्सेस ला के देगा, है ना। आप सपोज करो आपने 1 ईयर प्रिपरेशन किया, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कुछ 1 मंथ में भी क्रैक कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली 2-3 मंथ्स 2-3 ईयर्स भी करते रहते हैं तब क्रैक कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, हार्डवर्क का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि कभी ना कभी आपकी की हुई मेहनत रंग लाती है। तो बताइए क्या होगा, ऑलवेज, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इनडेफिनेटली या नेवर, बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, इन द लॉन्ग रन, मतलब कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिलेगी, मतलब किसी ना किसी टाइम तो सक्सेस आपको मिलेगी। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको कभी ना कभी सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखें, हमारे पास 46 में गया, आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स। बहुत ईजी है, इसका मीनिंग आप गेस भी कर चुके होंगे। तो यहाँ पर बोले गए कि आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स, मतलब लॉयर्स के बीच में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं एक फिश हूँ पानी से बाहर। तो आप बताइए क्या होगा, स्पेशल, हैप्पी, अनकंफर्टेबल या प्राउड, बताइए क्या होगा, स्पेशल, हैप्पी, अनकंफर्टेबल या प्राउड। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली सोचूं, एक फिश है जो पानी से बाहर है, सपोज करो एक फिश है जो पानी से बाहर है, तो वो कैसी लगेगी आपको, क्या वो कंफर्टेबल होगी? फिश तो वैसी नेटिव वाटर की है, उसको तो वाटर चाहिए, अगर मैं उसको पानी से बाहर निकाल रहा हूँ तो वो कैसी है, अनकंफर्टेबल है, ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है, टोटली अनकंफर्टेबल फील करना। इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते थे, फिश का पानी के बाहर कोई लॉजिक ही नहीं है, अगर वो पानी के बाहर है दैट मीन्स वो क्या है, वो अनकंफर्टेबल है ना। तो फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल। स्पेशल हो नहीं सकता था, हैप्पी हो नहीं सकता था, प्राउड हो नहीं सकता था। फिश पानी से बाहर आके यू थिंक वो हैप्पी होगी, नहीं होगी। क्या उसको ऐसा लगेगा वो स्पेशल है, नहीं लगेगा। क्या वो प्राउड होगी अपने ऊपर, बिल्कुल नहीं होगी, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो मीनिंग भी यही था कि लॉयर्स के बीच में मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं फिश आउट ऑफ वाटर हूँ, मतलब मैं वहां पर बिलोंग नहीं करता, मैं वहां से एक एक आउटसाइडर हूँ, है ना, मैं उनके ग्रुप का नहीं हूँ, आउटलायर हूँ। समझ गए, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग नहीं करता वो आउटलायर होता है या आउटसाइडर होता है या एलियन भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं बट मीनिंग एक ही है कि आप वहां पर अनकंफर्टेबल थे। समझ गए। चलिए आगे देखें, हमारे पास 48 में गए, issue led to a apple of discord issue led to an apple of discord between the two governments। मतलब ये जो वाटर इशू था, इसने क्या किया, ये एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गया दो गवर्नमेंट्स के बीच का, मतलब दो गवर्नमेंट्स के बीच का एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। तो यहाँ से चेक करो, डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का रीजन क्या, एक एप्पल, मतलब एक ऐसी रीजन जिसकी वजह से उन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में क्या है, डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट है मतलब क्या है, गुस्सा है, नहीं। हेटरेट है, नहीं, डिसएग्रीमेंट है। एनिमोसिटी, नहीं। लड़ाई का केस है, तो आंसर क्या बनेगा, क्वेरल। कि जो ये वाटर इशू है इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों गवर्नमेंट्स क्या हैं, डिस्कॉर्ड में हैं, वो एक सेम पेज पर नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ऑन द सेम पेज इसका मीनिंग है वी आर ऑन द सेम पेज, इसका मीनिंग है सेम पेज एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो मीनिंग बता सकते हैं मुझे क्या होगा, ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब है जब आप अग्रीमेंट में हैं, आप जब सहमति में हैं, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, जब आपके बीच में टोटल डिसएग्रीमेंट है, आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आपके बीच में सहमति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, 0% सहमति, वहां पे कोई सहमति है ही नहीं। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसके बीच में आपके पास टोटल डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन है, जहाँ पे आपके पास सहमति तो है ही नहीं। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बहुत सिंपल सा था।
आगे देखिए हमारे पास 49 में गए, तो चलिए आगे देखते हैं। क्या है, द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। तो बताइए, बहुत सिंपल सा है। द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी भी अनफिनिश्ड है, और जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपने पैरों के नीचे घास को उगने दिया। अब इसका क्या मीनिंग होगा, ग्रोन ग्रास ऑल ओवर द लॉन, गोन ऑन ए लग्जरी टूर, डिलेड डूइंग द वर्क, डिमांडेड मोर बेनिफिट्स। आप बताइए क्या होगा। वैसे आप अगर इसका हिंट लेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम इनकम्प्लीट है और वर्कर्स ने पैरों के नीचे घास उगा ली है। अब लिटरली पैरों के नीचे तो उगाएंगे नहीं, नहीं बात ही नहीं है यहाँ पे, तो लॉन की तो बात ही नहीं है। लग्जरी टूर पे चले गए हैं, बिल्कुल नहीं, लग्जरी टूर पे भी नहीं गए। डिमांडेड मोर बेनिफिट्स और डिलेड डूइंग द वर्क, मैं इन दोनों में अड़ता अगर मुझे ऑप्शंस की हेल्प लेनी होती और मुझे मीनिंग ना पता होता, है ना। अब यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्शन का जो काम है, अगर मैं टोटल एग्जैक्टली बीच में चला जाऊँ, बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वो अभी भी अनफिनिश्ड है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो वर्कर्स क्या करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट्स मांगेंगे या काम को डिले कर रहे हैं। ऑलरेडी काम डिले कर रहे हैं ना, तो इसका ऑप्शन अगर मैं यहाँ से हिंट लेता तो मैं डिले वाले के साथ जाता, मतलब मैं किसके साथ जाता, सी ऑप्शन के। अगर मुझे ऑप्शन से हेल्प लेनी होती और हल्का सा भी मुझे उसका मीनिंग बनाना आता, मैं आंख बंद करके सी पे टिक लगा देता, क्योंकि वो आंसर करेक्ट है। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, चलो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में चलते हैं। आपने देखा है पाथ होते हैं, जो कच्चे रास्ते होते हैं ना, फील्ड के बीच में से निकल रहा होता है, या सपोज करो कोई भी एक ओपन लैंड है, मतलब पेव्ड नहीं है वो, उसके ऊपर सीमेंटेड रोड नहीं है, वो कच्ची रोड है। मतलब कच्ची रोड समझते हो ना, जैसे गांव में भी होती है सड़कें, वैसे भी होती हैं। जहाँ पे पक्की सड़क नहीं बनी हुई, वो पेव्ड नहीं है। क्या होता है, जिस रास्ते से जो लोग बार बार निकलते हैं ना, जिस रास्ते से निकलते हैं, वो रास्ता ना फ्लैट होता है, बैरन हो जाता है वो, है ना, बंजर होता है, उसके ऊपर ना कोई घास नहीं उगती, बिल्कुल फ्लैट होता है, सपाट होता है वो, है ना। तो उसका मीनिंग क्या है, अगर मैं वहां से हिंट लूँ, अगर एक पर्सन वहां से डेली कम्यूट कर रहा है, डेली वहां पर चल रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है, वो रास्ता यूजेबल है, मतलब वहां से कुछ ना कुछ तो काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तभी वहां पर कोई घास नहीं उग रही, क्योंकि वो रोड कम्यूट हो रही है। अब सपोज करो उसी रोड पर अगर एक पर्सन या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, वो रास्ता छोड़ दिया। अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर ना पेव्ड रोड आ गई, और वहां पर क्या हुआ, ये कच्चा रास्ता छोड़ दिया लोगों ने चलना, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ना इसके ऊपर भी घास उग जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वॉकिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर मैं इससे इसको रिलेट करूँ तो देखो क्या हो रहा है, वर्कर्स ने क्या किया है, अपने पैरों के नीचे घास उगने दिया, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो वॉक नहीं कर रहे। वो वॉक नहीं कर रहे ना, वॉक नहीं कर रहे का मीनिंग क्या है, वो काम ही नहीं कर रहे, मतलब वो क्या कर रहे हैं, काम करना डिले कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली भी सोचता तो मैं इसका करेक्ट आंसर क्या चूज करता, सी। अगर मैं वो भी ना सोचता, मैं ऑप्शंस की हेल्प लेना चाहता, तो तीन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते, तभी आंसर क्या बचता, सी ही बचता। इन दोनों के बीच में से आप यहाँ से हेल्प ले सकते थे और सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होता। तो ये तो वे था ऑप्शंस के साथ खेलने का। आई होप आप इसका मीनिंग क्लियर है, और प्रैक्टिकली सोचते तो आप तब भी कर सकते थे। चलिए आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट गेम 50th। द पुलिस स्मेल्ट द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। अब पुलिस ने स्मेल किया एक रैट उस गर्ल की डेथ के पीछे। अब स्मेल द रैट का मीनिंग क्या होगा, गॉट मच कंफ्यूज्ड, आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ डेथ, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी एंड जंप टू द कंक्लूजन। बताइए क्या होगा। स्मेलिंग द रैट हमने लास्ट सेशन में भी किया था, आपको इसका मीनिंग पता होगा, मैंने वहां पे आपको बताया था कि एक ऐसी चीज जिसमें आप कोई फाउल डीलिंग को चेक कर रहे हो, है ना। फाउल डीलिंग मतलब कुछ गलत काम आपको पता चल रहा है वहां पे। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि गर्ल की डेथ है, उसकी डेथ के पीछे आपने, मतलब पुलिस ने कुछ स्मेल किया है। स्मेल किया मतलब उन्होंने कुछ ऐसा सस्पेक्ट किया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो क्या बनेगा, आप समझ चुके होंगे, करेक्ट आंसर तो बनेगा इसका सी ऑप्शन, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी। अब बात आई वर्ड फिशी की। फिशी क्या होता है, फिशी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो ना वियर्ड है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब एक ऐसी चीज जो बिल्कुल अजीबोगरीब है, जिसकी कोई सेंस नहीं है। मतलब उनको पक्का पता था कि यहाँ पर ना कोई ऐसी चीज है, दैट इज नॉट एडिंग अप, समथिंग दैट इज नॉट एडिंग अप। मीनिंग बता सकते हो, नॉट एडिंग अप मतलब एक ऐसी चीज जो ना उस चीज के लिए सूटेबल नहीं थी। मतलब उस गर्ल की डेथ के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी चीज थी जो काफी अजीब थी, जो होनी नहीं चाहिए, और पुलिस ने वही चीज को
सेंस कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। कंफ्यूज क्यों होगी पुलिस, अगर वहां पर उसको पता ही है, कुछ ना कुछ डाउट है। आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ डेथ हो सकता था, बट यहाँ पर वो सेंस नहीं है। जंप टू द कंक्लूजन, अभी तो कंक्लूजन की कोई बात ही नहीं हुई। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था। आई होप आप इसका मीनिंग ऑलरेडी गेस कर पाए थे। तो अभी तक हमने 10 ईडियम्स कर लिए हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए आपके आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट हैं। शुरू में बताना, मैं देखूंगा आपके कितने करेक्ट हैं। चलिए आगे देखें, हमारे पास 51st में गए। तो अब हमारे पास क्या है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ये अगेन 2013 में फर्स्ट सीटिंग का है, अगली शिफ्ट में होगा। तो देखिए क्या है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यू, डॉग्स कैन रेज टेम्पर्स, डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी। आप बताइए, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यहाँ पर लाई का मीनिंग क्या है? झूठ या लेटना? यहाँ पर लाई का मीनिंग है ले वाली सेंस में, लेटना। वैसे यहाँ पे लेट आसा। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मीनिंग है, या झूठ भी कह सकते हो आप। देखो क्या, कि जो डॉग सो रहे हैं उनको सोने ही दो, वैसे के वैसे ही रहने दो। दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जो पहले से ही जैसी है उसको छोड़ दो। मतलब डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। करेक्ट आंसर वही था ना, कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जैसे वो सो रहे हैं उनको उन्हीं की पोजीशन पर छोड़ दो। मतलब जो चीज़ ऐसी है जिसपे लड़ाई हो सकती है, लड़ाई झगड़े का रीज़न बन सकती है, उस बात को लेके ही मत आओ। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। डॉग्स की तो कोई बात ही नहीं है, डॉग्स कैन रेज टेम्पर्स नहीं। डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड नहीं। प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी नहीं। डॉग से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं थी। तो करेक्ट आंसर भी क्या बनता? ए। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें हिंट भी देता ना कि हमें ऑप्शन से खेलना। तो देखो क्या क्या यहाँ पर लिटरली डॉग्स के बारे में बात हो रही है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए, बात तो डॉग्स के बारे में हो ही नहीं रही। अगर ऐसा केस बनता, डॉग्स का टेम्पर बढ़ सकता है, वो गुस्सा हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं है। डो नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, आप क्या डॉग को मजबूर कर सकते हो खड़े होने से? ना खड़े होने पे। प्रिवेंट डॉग्स मोबिलिटी, ये भी ना होता। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते, क्योंकि डॉग्स के बारे में तो बात ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर भी क्या बनता? ये ऑप्शन ज़्यादा सोचने की भी नीड नहीं थी। और एक्चुअली इसका मीनिंग भी यही है कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उस पर ज़्यादा माइंड नहीं पे करना, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्या होता है? एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर ना आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे डिसएग्रीमेंट बहुत जल्दी होगा, मतलब लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी होंगे, वो टॉपिक्स कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं। देखा होगा अपने न्यूज़ में, जब भी उनको अपनी टीआरपी इंक्रीज करनी है वो ऐसे टॉपिक से पिक करते हैं, है ना। तो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है जिसपे ना लड़ाई बहुत जल्दी हो, डिसएग्रीमेंट बहुत जल्दी हो, दोनों जो अपोजिशंस हैं वो बहुत जल्दी भिड़ पड़े। तो अलग अलग रीजंस होते हैं। तो ये आपके पास केस है। चलिए आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या। To get admission in the present day educational institution, all children should be born with a silver spoon in their mouth. अब देखो, सिल्वर स्पून इन माउथ, खाली इतने पे आ जाओ। इसका मीनिंग क्या होगा आप बताइए। तो आप पहले सेंटेंस की सेंस देख लो। सेंस क्या कह रही है कि आजकल के प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है तो सभी चिल्ड्रन को क्या होना पड़ेगा? ऐसे पैदा होना पड़ेगा कि सबके माउथ के अंदर एक सिल्वर स्पून हो। सिल्वर स्पून हो। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? बी बॉर्न टू सिल्वर स्पून मैन्युफैक्चरर। कैसा होगा कि सभी चिल्ड्रन एक सिल्वर स्पून मैन्युफैक्चरर के घर ही पैदा हो, मतलब एक ऐसा पर्सन या जिसकी फैक्ट्री है जो सिर्फ सिल्वर के स्पून बनाते, क्या सभी बच्चे उसके घर में पैदा हो? नहीं, ये तो बेतुका सवाल है ना, ये तो होगा नहीं। ऑलवेज होल्ड ए सिल्वर स्पून, क्या हमेशा उनको चांदी का चम्मच पकड़ के रखना है, उससे कोई सोल्यूशन होगा? बेतुका सवाल है, ये भी नहीं होगा। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, क्या वो सिल्वर स्पून को लेके ही पैदा होंगे? ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकली ये भी इम्पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? अगर मैं ऑप्शन से खेलता ना, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना इसके बारे में, पर ऑप्शन से आप गेस कर सकते हो। तो देखो, तीनों के तीनों ऑप्शन जो थे ना वो प्योरली इलॉजिकल ऑप्शन थे, वो तो वैसे भी ना होता। तो करेक्ट आंसर तो बनता बी। अब देखो कैसे। अब देखो क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली कटलरी की बात करूं या इनकी बात करूं कटलरी की, तो उसके अंदर क्या होता है, स्पून्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होंगे? स्टील के होंगे, है ना। तो सिल्वर स्पून का मिलना क्या ये कॉमन है? क्या हर कोई, आप, मैं, या लगा लो कोई भी एग्जांपल, अपने फ्रेंड सोच लो, क्या हम सभी जनरली सिल्वर स्पून के साथ खाना खाते हैं? ऑब्वियस नहीं है ना। ये तो ऐसे थोड़ी यार किसी के घर पे होंगे, किसी के घर पे नहीं भी हो सकते। तो ये चीज़ कैसी है? ये चीज़ है रेयर।
अब क्या होगा, जिसके घर पे आज भी सिल्वर की कटलरी यूज हो रही है, दैट मीन्स वो कैसा पर्सन होगा, मतलब उसके पास ऐसी कंडीशन है कि पैसा तो बहुत होगा, रिच तो वो होगा, है ना। और टेकिंग बर्थ विद सिल्वर स्पून इन द माउथ, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमेशा याद रखना, डी ऑप्शन बनेगा, है ना। तो सिल्वर स्पून से याद रख लो, सिल्वर स्पून रेयर चीज़ है, आसानी से नहीं मिलती, जिसके पास मिलेगी वो रिच है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, टेकिंग बर्थ इन द फैमिली या टेकिंग बर्थ इन अ रिच फैमिली। समझ गए, तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आप इसका मीनिंग समझ चुके हो। चलो आगे देखिए, हमारे पास 53rd में क्या, A man of straw means a worthy fellow, an unreasonable fellow, a man of no substance, and a very active person। तो बताइए मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मीनिंग हुआ, एक वर्दी फेलो मतलब एक ऐसा इंसान जो काफी वर्दी है, मतलब हर चीज उसको मिलनी चाहिए, वो काफी लायक है। एक अनरीजनेबल पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता। मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब उसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं है, सब्सटेंस का मतलब क्या है, पावर। अ वेरी एक्टिव पर्सन, तो बताइए क्या होगा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो देखो स्ट्रॉ, यहाँ से ना मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। आपने अगर आपने देखी हो मूवी, देखी है मैन ऑफ स्टील, सुपरमैन की है ना ये तो सुपरमैन को क्या दिखाया है, बाकी सभी ह्यूमन रेस से बेटर दिखाया है ना, कि वो बहुत ज़्यादा उनसे आगे है, मतलब वो पावरफुल भी है, उसके पास सुपर एबिलिटीज़ भी हैं, वो समझदार भी है, तो हर सेंस में उसको बेटर दिखाया है ना। तो मैन ऑफ स्टील का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी पावरफुल है ना। स्टील तो स्ट्रांग होता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होगा, स्ट्रॉ पता है ना, जिससे आप पानी या कोक वगैरह पीते हो या जूस वगैरह पीते हो, तो स्ट्रॉ कैसी होती है, काफ़ी थिन है ना, इजीली टूट सकती है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस या वीक मैन। स्ट्रॉ से समझ लेना वीक होती है, मैन भी कैसा होगा, वीक, मतलब एक ऑर्डिनरी मैन जिसके पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, मतलब ज़्यादा कोई ऐसी खासियत नहीं है, एक रैंडम पर्सन। बस सिंपल सा था, स्ट्रॉ से देख के आप समझ गए होगे। चलो आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या सॉरी चिल्ड्रन कंप्लेंट अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स, देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा, सॉरी एस अपॉस्ट्रोफी आएगा, पेरेंट्स है ना प्लूरल है, तो एस अपॉस्ट्रोफी। complain about their parents gifts, they should learn not to look gift horse in the mouth। कहता है कि जो बच्चे हैं ना आजकल, वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स से दिए गए गिफ्ट को ना हमेशा उसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने अच्छी चीज़ नहीं दी उनको, जबकि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उनको गिफ्ट हॉर्स के माउथ में नहीं देखना। तो क्या मीनिंग होगा इसका, लुक एट ए हॉर्सेस माउथ, एक हॉर्स के माउथ में नया देखना, मतलब देखना। फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द गिफ्ट रिसीव्ड, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, जो गिफ्ट आपको रिसीव हुआ है उसके बीच में मिस्टेक ढूंढना। आस्क फॉर मोर गिफ्ट्स और फाइंडिंग गुडनेस इन द गिफ्ट्स। अब बताइए क्या होगा, दे शुड लर्न नॉट टू लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। नॉट पर ध्यान दो, नॉट का मीनिंग है उनको सीखना चाहिए कि उनको गिफ्ट हॉर्स को नहीं देखना, तो मना कर रहे हैं हम। फाइंडिंग गुडनेस, अच्छी चीज अच्छाई ढूंढने से तो मना ही नहीं करेंगे किसी को, तो गुडनेस तो होगा नहीं, समझ गए। आस्क फॉर मोर गिफ्ट्स नेगेटिव है, क्या वो तो ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं गिफ्ट के बारे में, तो क्या वो उसको और मांगेंगे गिफ्ट, नहीं। लुक एट हॉर्सेस माउथ, क्या वो जरूरी है कि हॉर्स के माउथ में देखेंगे, नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फाइंडिंग फॉल्ट्स। अब इसका मीनिंग समझो क्या होता है, लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब इसको अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे, आपको सपोज करो किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट की है, उसके माउथ में देखना, एक हॉर्स गिफ्ट हुआ, हॉर्स के माउथ में देखना, दैट मीन्स उसको ओपन करके देखना। ओपन करके देखना मतलब आपको एक गिफ्ट मिला, आपने उसको ओपन किया, तो आपने उसको क्या किया, डिटेल से चेक किया ना, चेकिंग की उसकी, फिर आपको उसमें क्या दिखी, कमियां दिखी, तो आपने क्या किया, कंप्लेन। तो यहाँ पर मीनिंग भी यही है कि एक गिफ्ट हॉर्स को माउथ में देखना मतलब एक दिए हुए गिफ्ट के बीच में कमियां ढूंढना, फॉल्ट्स ढूंढना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आई होप आप इसका मीनिंग समझ पाए थे, बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखें 55th में क्या है, एक्वायरिंग ए जॉब अ केक वॉक, यहाँ पर इस आएगा, एक्वायरिंग ए जॉब इज अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट्स who has for student who has good academic performance coupled with good attitude। मतलब एक पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जॉब को ढूंढना ना एक केक वॉक है केक वॉक है या पीस ऑफ केक है। आप बताइए क्या होगा, अ पीस ऑफ केक।
दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो एक स्टूडेंट के लिए जॉब ढूंढना एक पीस ऑफ केक है या एक केक वॉक है एज सून एज उसने क्या किया हो। ये तब तक हो सकता है जब तक इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब पढ़ाई से रिलेटेड परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और उसको कपल किसके साथ किया गया हो, अच्छे एटीट्यूड के साथ। यहाँ पे कपल्ड का मतलब है अलोंग विथ, मतलब कंजंक्शन का काम कर रहा है वो कि एक बच्चा जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, उस बच्चे के लिए जॉब को ढूंढना बहुत ही एक केक वॉक की तरह है या एक पीस ऑफ केक की तरह है। तो बताइए क्या है, वॉक अवे विद द केक, क्या केक के साथ कहीं चले जाना। डिफिकल्ट अचीवमेंट, क्या एक बुरी चीज है। अ वॉक मेड विद द केक, केक के साथ चली गई वॉक, या एक बहुत इजी अचीवमेंट। आप बताइए एक केक वॉक है या एक पीस ऑफ केक है। पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या है? पीस ऑफ केक का मतलब क्या है, जो चीज़ आपको इजीली है मिल जाए, है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा, केक वॉक का मतलब एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ईजी है जिसको आप आसानी से अचीव कर सकते हो। तो एन ईजी अचीवमेंट, यही करेक्ट आंसर होगा। और केक वॉक का मीनिंग भी यही है, बहुत आसानी से किया गया काम, है ना। तो काफ़ी ईजी था। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल सा था ये, है ना। चलिए आगे देखें 56 में गए। टू बी अबव बोर्ड, ये बहुत अच्छा है। टू बी अबव बोर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, बोर्ड से ऊपर, मतलब एक लेवल सेट किया आप उससे भी ऊपर हो, मतलब आप कैसे हो, एक लेवल से ऊपर हो, दैट मीन्स आप बेटर क्वालिटी के हो। सॉरी, एक बार सेट किया हो और आप उस बार से भी ऊपर हो, बेटर क्वालिटी के हो, मतलब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तो देखो क्या होगा, टू हैव अ गुड हाइट, नहीं। टू बी ऑनेस्ट इन अ बिजनेस डील, हो सकता है। हैविंग नो डेट्स, जरूरी नहीं है कि किसी पे कोई कर्ज ना हो, कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर तो कर्ज तो आते ही है। ट्राई टू बी ब्यूटिफुल, क्या ब्यूटीफुल होने की भी जरूरत है, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। अब इसका मीनिंग भी ये होता है कि बोर्ड एक लेवल से ऊपर जाना, दैट मीन्स हमेशा कोई भी किए गए काम में टोटल ऑनेस्टी शो करना। तो टू बी अबव बोर्ड का मीनिंग क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। बहुत सिंपल सा था, आई होप आप इसका मीनिंग गेस कर पाए थे, है ना। देखो अगर मैं प्रैक्टिकली भी सोचता, हाइट के बारे में बात नहीं हो रही, कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर डेट तो आते ही है, उधार तो आते ही है। ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होने के लिए ट्राई करना, ये तो बेहुदा सवाल है, जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर है वो ऑब्वियसली ऑप्शंस की हेल्प से भी देखता तो क्या बनता, बी। देखो आपके पास जब भी ईडीएम की बात आएगी ना, 90% चांसेस ऐसे बनेंगे कि तीन ऑप्शन तो बिल्कुल वाहियात होंगे, इलॉजिकल होंगे। ऑप्शंस की हेल्प से भी आप मीनिंग को इजीली सर्च कर सकते हो। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ऑप्शंस को डिटेल में स्टडी करना, मैच करना, फिर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या। टू क्राई वुल्फ, बहुत ईजी है, इसमें आप स्टोरी भी याद रख सकते हो। तो बताइए क्या होगा, टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। बताइए टू क्राई वुल्फ, आपने सुनी होगी ये स्टोरी, बहुत ईजी है। वुल्फ वाली स्टोरी सुनी है, जिसमें एक शेपर्ड होता है, डेली अपनी शीप को, फ्लॉक ऑफ शीप को लेकर जाता है ग्रेजिंग के लिए, पहाड़ पे जाके चिल्लाता है शेर आया या भेड़िया आया, आप अलग अलग इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसा वो कंटिन्यूसली करता रहता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, गांव वाले उसके सपोर्ट में आते हैं। फिर गांव वालों को पता चल जाता है, उन विलेजर्स को, कि जो शेपर्ड है ना, ये जो मतलब जिसने बकरी पाली हुई है, शेपर्ड जो है, ये क्या है, ये ना टाइम पास कर रहा है, ये मजाक कर रहा है हमारे साथ, खेल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो उसकी ना समझ जाते हैं कि डेली झूठ बोलता है। और एक दिन क्या होता है, एक्चुअली जब वो अपनी फ्लॉक को लेकर जाता है, वहां पर एक्चुअली लायन या वुल्फ आ जाता है। तो वो क्या करता है, वो चिल्लाने लग जाता है और कोई उसके सपोर्ट में नहीं आता। इसलिए कहा जाता है ना, अननेसेसरी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ट्राई तो करो कि आप हमेशा ट्रूथ में रहो, बट हमेशा ट्रूथ बोलना भी पॉसिबल नहीं होता, तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जब भी आपको एक लाइवलीहुड अर्न चलाना है ना, तो आपको कभी ना कभी झूठ बोलना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस केस है, तो आपको भी पता है। पर क्या होता है कि अननेसेसरी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब भी आप अननेसेसरी झूठ बोल रहे हो, तो लोग क्या होगा, लोगों को आप कैसे विश्वास उठता जाएगा, और जब आपको एक्चुअली उनकी नीड होगी ना, तो आपके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, झूठ पहली बात बोलना ही गलत है। अगर आपको बोलना पड़ रहा है तो याद रखिए उसके लिए आपके पास एक गुड रीजन होना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो अब यहाँ से आपको हिंट मिल गया, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ज़्यादा सोचने की नीड ही नहीं है। एक फॉल्स अलार्म रेज करना, एक ऐसी बात कहना जो एक्चुअली रियल नहीं है, मतलब एक गलत बात को बता, मतलब एक इमेजिनरी चीज़ को बताना, झूठा नाटक करना। समझ गए, बहुत ईजी सा था। चलिए आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, 58 में, बहुत सिंपल सा है ये भी। ही इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, आप बताइए ही इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 क्या होगा। मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, लेस देन 70 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड, आप बताइए। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, यहाँ पे 70 का मतलब क्या है,
यहाँ पे 70 का मतलब है एज। सपोज करो ये 70 है, अब 70 की रॉन्ग साइड आपके लिए कौन सी है? इस साइड 60 वाली साइड या इस साइड 80 वाली साइड? ऑब्वियसली हर एक पर्सन को एज होना पसंद नहीं है, वो मतलब बूढ़ा होना उसको पसंद नहीं है। तो सभी के लिए क्या होगा, रॉन्ग साइड 70 की कौन सी होगी? जब वो 80 की तरफ जा रहा है मतलब एक ऐसा पर्सन जो मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड है। ज़्यादा सोचने की भी नीड नहीं थी, करेक्ट आंसर भी यही है ना, बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखें, 59 में गए। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये लास्ट सेशन में भी हमने किया था, इसमें भी रिपीटेड है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको अपना प्राइवेट एजेंडा सर्व करना है, उसके पास अपना कुछ का काम, अपना प्राइवेट कुछ पर्सनल मैटर है जिसको वो पहले सॉल्व करना चाहता है। तो करेक्ट आंसर आपको उसका पता ही चल गया, हैव अ प्राइवेट एंड टू सर्व। और आज के लिए लास्ट जो हमारा बनता है वो क्या है, देखिए, टू ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब क्या होगा? टू फाइंड वंस रूट बैक टू द प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, और टू एम्फेसाइज। बताइए क्या होगा टू ड्राइव होम? टू ड्राइव होम का मीनिंग क्या होगा? देखो, टू ड्राइव होम का मतलब क्या है, किसी को, अब सोचो आप घर की तरफ ड्राइव कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? घर की तरफ ही आ रहे हो ना, तो उसका मीनिंग क्या होगा? क्या अपनी ओरिजिनल रूट्स को ढूंढना, क्या अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आना, या अपनी रेस्ट की प्लेस पर आना, या एम्फेसाइज करना, जोर देना। तो देखिए, जब आप ड्राइव होम की बात करते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है? एम्फेसाइज करना, किसी पर जोर से बताना कि हाँ यही काम होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर भी यही बनेगा। और इसी के साथ आपका आज का सेशन भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको इस सेशन में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, मैं सेशन को लंबा करना चाहता था बट मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीक में भी। सोच रहा हूँ मैं मिक्सअप करूँ, अब इसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हर एक को करेंगे एक एक सेशन में, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती जाए। या हम डिसाइड करते हैं कि देखते हैं क्या करते हैं, क्या हम एक प्रैक्टिस सेट्स उठा लें, प्रैक्टिस पेपर्स किया करें डेली बेसिस पर। तो ये आपको नेक्स्ट वीक पता ही चल जाएगा वीडियो के टाइटल से ही। तो तब तक के लिए जितना हो सके उतने खुद से भी मॉक्स दीजिए, अपनी वोकैबुलरी चेक करनी है आपने, अपना इंग्लिश रीजनिंग पॉइंट सब कुछ चेक करना है। क्विज़ेस हम होस्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ मटेरियल, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी होते हैं वहाँ पे, तो सब कुछ आप कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक आए हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके आज के 20 में से कितने करेक्ट थे और कितनों के आपको ऑलरेडी मीनिंग्स पता थे। एंड जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय फॉर नाउ।